कल हमारे पार्ट ए का चैप्टर 2 टाइप ऑफ कंपनी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 सेक्शंस के बारे में बात की थी। 2 सबसेक्शन 68 के बारे में हमने बात की थी और 2 सबसेक्शन 68 जो है वो प्राइवेट कंपनी को डिफ़ाइन करता है। और हमने बात की थी 2 सबसेक्शन 71 की, जो कि पब्लिक कंपनी को बात करता है। 2 सबसेक्शन 68 की बात की, 2 सबसेक्शन 71 की बात की, जो कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को डिफ़ाइन करता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे कि कंपनी और किस किस तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक बाइफर्गेशन जो पहले से हमें पता है, वापस इस चैप्टर में आपके मॉड्यूल में भी रिपीट हुआ है, तो मैंने यहाँ पर भी इसको इनकॉर्पोरेट किया है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, फिर आपको अपने आप आसानी से समझ में भी आ जाएगा। देखिए, जब मैं ये बात करती हूँ कि कोई भी कंपनी प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी, और कल भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि कंपनी का नाम कुछ भी हो, या तो उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी की तरह होगा, या तो फिर उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनी की तरह होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कंपनी शेयर से लिमिटेड है ना, लिमिटेड बाय शेयर, इसका मतलब कंपनी में शेयर कैपिटल है, यानी कंपनी ने शेयर इशू किए हुए हैं और कंपनी के पास शेयर कैपिटल है। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। ठीक है, अब जो भी अनपेड अमाउंट है उसका पैसा कभी भी कॉल किया जा सकता है, जब भी कंपनी चाहे उसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल के रूप में कंपनी पैसा मांग सकती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो वो भी या तो पब्लिक कंपनी होगी या फिर प्राइवेट कंपनी होगी। किसी भी तरीके से आप उसे सेटअप कर सकते हैं, या तो पब्लिक कंपनी के जैसे या फिर प्राइवेट कंपनी के जैसे। रेस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन। जो भी एक नॉर्मल कंपनी के बारे में जो बातें होती है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के बारे में भी होगी। ठीक है, दूसरी तरीके की अगर मैं बात करूं कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में 2 बाइफर्गेशन जनरली होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। विदाउट शेयर कैपिटल मतलब एक्सक्लूसिवली कंपनी गारंटी से लिमिटेड है, उस कंपनी में तो शेयर कैपिटल होगी ही नहीं। ठीक है, अब शेयर कैपिटल नहीं होगी तो डेफिनेटली लोग गारंटी देंगे, और गारंटी का पैसा कब मांगा जा सकता है? ओनली वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगा जा सकता है। तो क्योंकि इस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होती, तो इनिशियली ये वर्किंग कैपिटल कहाँ से जुगाड़ती है? फीस, ग्रांट्स एक्सेट्रा। और अगर गारंटी वाली कंपनी शेयर कैपिटल वाली भी है, मतलब कुछ ऐसा कि कंपनी में गारंटी भी है और शेयर कैपिटल भी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसे बोलूंगी मैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, यानी कंपनी में गारंटी भी है, गारंटी का भी पैसा है और शेयर कैपिटल का भी पैसा है। तो शेयर कैपिटल का पैसा तो जैसे कंपनी कॉल करती है वैसे कॉल करेगी, और गारंटी वाला पैसा कंपनी कब मांग सकती है? केवल वाइंडिंग अप के टाइम पर। ठीक है, इस बात में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे रिपीटिशन है तो मैंने आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया है यहाँ पर भी। कुछ और पूछना चाहता है कोई इसमें? बढ़े आगे हम। ये मोस्ट कॉमन वाला पॉइंट में क्या है? मोस्ट कॉमन का पॉइंट मतलब जैसे एक भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है ना, अब या तो वो एबीसी लिमिटेड होगी या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड होगी। अगर वो लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो जैसे एक पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, ये भी कर पाएगी। जैसे एक प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती। तो एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे एक नॉर्मल कंपनी को कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होंगे, ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ओके मैम। ओके, नाउ कंपनी विद अनलिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होती है का मतलब उनकी जो लायबिलिटी है किसी अनपेड अमाउंट तक या किसी गारंटी तक लिमिटेड नहीं होती।
उनको वाइंडिंग अप के टाइम पे उनके पर्सनल असेट्स तक लायबल माना जा सकता है। यानी कंपनी को जितना भी लॉस होगा, अगर कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है तो उसके मेंबर्स को टू द एक्सटेंट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। बट एक कंपनी है ABC लिमिटेड और वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के क्रेडिटर्स डायरेक्टली मेंबर से पैसा मांग सकते हैं क्या? कंपनी के क्रेडिटर्स बोले कि भाई क्योंकि मेंबर तुम्हारी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है तो चलो लाओ हमारा रीपेमेंट हमें कर दो। क्या मेंबर से क्रेडिटर्स पैसा मांग सकते हैं क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में? मांग सकते हैं, मतलब जब तक कंपनी की एसेट, अगर ये कंपनी एसेट से हो रहा है ना, उनके डेब्ट चुक रहे हैं तब तक तो ठीक है। हाँ। और उनसे भी नहीं भी होगा ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंपनी के मेंबर्स कभी भी डायरेक्टली क्रेडिटर्स की तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। यानी भले ही मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है लेकिन मेंबर से पैसा मांगने का अधिकार केवल किसको है? कंपनी को। क्रेडिटर और मेंबर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यानी अगर मेंबर से पैसा मांगना है तो क्रेडिटर नहीं मांगेंगे, कंपनी ही मांगेगी। यानी क्रेडिटर किससे पैसा मांगेंगे? कंपनी से। और कंपनी किससे पैसा मांगेगी? मेंबर से। क्रेडिटर डायरेक्टली मेंबर को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी भी पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, बट दे आर रेयर। बहुत मतलब अदरवाइज ही कोई सिचुएशन हो तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनाएगा, अदरवाइज अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी जनरली नहीं होती हैं, प्रैक्टिकली नहीं होती हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें, कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी में? एनी डाउट? कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, अब आप ये एक बार छोड़ दीजिए, दोनों स्ट्राइक आउट कर दीजिए एक बार। ठीक है, एक बार स्ट्राइक आउट कर दीजिए। नाउ कंसिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ AOA ऑफ प्राइवेट कंपनी। कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उस प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी बने रहने के लिए 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसे 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर किसी कंपनी को 2 सबसेक्शन 68 की कंप्लायंस के कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ता है, इसका मतलब 2 सबसेक्शन 68 में लिखा था कि AOA में 3 बातें होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र करने पे रिस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम मेंबर 200 है, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। अगर AOA में लिखी किसी बात का प्राइवेट कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया या ये बातें अगर प्राइवेट कंपनी के AOA में नहीं है तो फिर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। मतलब प्राइवेट कंपनी होने के लिए उस कंपनी को 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशंस को कंप्लाई करना है और उसके AOA में भी वो 3 बातें लिखी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, फिर क्या होगी? उस कंपनी को पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब उस कंपनी को पब्लिक कंपनी के ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। जो भी पब्लिक कंपनी के ऑब्लिगेशंस होते हैं वो उस प्राइवेट कंपनी को भी कंप्लाई करने पड़ेंगे, कारण उसने 2 सबसेक्शन 68 की कंडीशंस का नॉन कंप्लायंस किया है। क्लैरिटी? इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, किसी भी प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी बने रहने के लिए, कल हमने पढ़ा था ना, ये सारी कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ता है और उसके AOA में ये 3 बातें लिखी होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी, कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हुई और उसने 2 सबसेक्शन 68 की कंप्लायंस नहीं की या उसके AOA में ये 3 बातें लिखी हुई नहीं है
तो फिर उस कंपनी से हम प्राइवेट कंपनी होने का अधिकार छीन लेंगे और हम उसको क्या कैसे ट्रीट करेंगे, पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट करेंगे। प्राइवेट कंपनी के जो विशेष अधिकार होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, फिर वो उस कंपनी को नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी क्या प्रिविलेजेस होते हैं प्राइवेट कंपनी के, अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होती है तो उसे पब्लिक कंपनी की तुलना में कुछ रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं। मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी को हर साल डायरेक्टर बदलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पब्लिक कंपनी को हर साल अपने डायरेक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा एजीएम के अंदर। तो ऐसे कई सारे रिलैक्सेशंस हैं कंपनीज एक्ट में जो कि प्राइवेट कंपनी को दिए गए। यानी प्राइवेट कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट की कुछ लेसर कंप्लायंसेस है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको कंपनीज एक्ट की कुछ लेसर कंप्लायंस करनी पड़ती है, कुछ कंप्लायंस कम करनी पड़ती है। इसमें कोई डाउट? ये बात समझ में आ गई? यस मैम, समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब ये जो मैंने आपको भी कटवाया है, अब इसको हम पढ़ेंगे, इस वाले को। ठीक है, कटवाने का मतलब था थोड़ा सा अगली बार में लूंगी। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप समझ लेंगे वर्ड टू वर्ड। ये डेफिनेशन आपको याद नहीं भी रहती है तो चलेगी। देखिए, एक बात हमने बोली कि जब भी मैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करूं, है ना, जब भी मैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करूं तो गारंटी का पैसा उन इंटरेस्ट होल्डर से कंपनी कब मांग सकती है, गारंटी का पैसा कब मांगा जा सकता है? The time of winding up of the company. एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, अब आपने कहीं सुना है क्या कि वाइंडिंग अप एक ऐसा टाइम होता है जब कंपनी की असेट्स को वैल्यू किया जाता है और असेट्स को बेच के पैसा रियलाइज किया जाता है। इस पैसे से क्या किया जाता है? लायबिलिटीज को पे आउट किया जाता है। हाँ, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी अब अगर किसी व्यक्ति, कोई कंपनी गारंटी से लिमिटेड है और वाइंडिंग अप हो रहा है, जैसे मान लीजिए आई एम द पर्सन, आई एम द इंटरेस्ट होल्डर हु हैज़ गिवन दी गारंटी, मैंने गारंटी दी थी और अब मुझसे वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा मांगा जा रहा है। मैंने गारंटी दी थी 1 लाख रुपए की, तो अब वाइंडिंग अप के टाइम पे मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? 1 लाख। ये मेरे द्वारा दिया गया 1 लाख रुपए जाके कहाँ ऐड होगा? लायबिलिटी में ऐड होना चाहिए या असेट्स में ऐड होना चाहिए कंपनी के? असेट्स में। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात, असेट्स में ऐड होना चाहिए। ठीक है, नाउ दूसरी बात, मेरे द्वारा दिए गए पैसे को कंपनी ने असेट में ऐड किया। अब इस असेट को बेच के जो पैसा रियलाइज होगा उससे लाइबिलिटीज़ पे ऑफ की जाएंगी और अगर कोई वाइंडिंग अप के कॉस्ट एक्सपेंसेस वगैरह हैं तो उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 1 अप्रैल 2020 और साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2021, है ना। 1 अप्रैल 2020 और साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2021। ठीक, एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 को, ये कंपनी गारंटी से लिमिटेड है और इस फाइनेंशियल ईयर में 1 अक्टूबर 2020 को मिस्टर एक्स ने अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर कर दी थी मिस्टर वाई को। यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर में आज की डेट में किसका नाम है? एक्स ने अगर अपनी मेंबरशिप वाई को ट्रांसफर कर दी तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम रहेगा एज ऑन डेट? बताइए, किसका नाम रहेगा? रिप्लाई करिए, किसका नाम रहेगा? स्पर्श, शिवम,
एज ऑन डेट रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम रहेगा? अगर मिस्टर एक्स ने अपनी मेंबरशिप वाई को ट्रांसफर कर दी तो वाई का नाम रहेगा शायद। वाई का नाम रहेगा। अच्छा ठीक है, चलिए। मेरे को लगा शिवम भी नहीं बोलेंगे, मौन व्रत ले रखा है सब लोगों ने। नो मैम, वो मैं थोड़ा क्वेश्चन भूल गया था, मैं अपने जो पूछा अच्छा था। कोई बात नहीं, ठीक है। एज ऑन डेट मैम, एज ऑन डेट तो मैम शायद एक्स का ही नाम रहेगा। नहीं, एज ऑन डेट का मतलब होता है, अगर मैं आज की बात करूं 1 अक्टूबर के बाद, एज ऑन डेट का मतलब 1 अक्टूबर के बाद अगर एक्स ने अपनी मेंबरशिप ट्रांसफ़र कर दी है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में वाई का नाम रहेगा। यानी अब कंपनी में वाइंडिंग अप के टाइम पे गारंटी का पैसा देने की जिम्मेदारी किसकी है बताइए, एक्स की या वाई की? 31 मार्च 2021 को वाइंडिंग अप हो रहा है, गारंटी का पैसा देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्स या वाई? वाई रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन एक फैक्ट और है, जिस दिन मेंबरशिप ट्रांसफर हुई थी, मिस्टर एक्स ने जिस दिन मेंबरशिप वाई को ट्रांसफर करी, क्या उसके 1 साल के अंदर अंदर वाइंडिंग अप हुआ या नहीं हुआ? जिस दिन मेंबरशिप ट्रांसफर हुई उसके 12 महीने के अंदर अंदर वाइंडिंग अप कमेंस हो गया। तो लॉ क्या कहता है कि 31 मार्च 2021 को हम किससे पैसा मांगेंगे? वाई से। लेकिन अगर वाई ने पैसा नहीं दिया, अगर एग्जिस्टिंग मेंबर ने पैसा नहीं दिया, तो हम किससे पैसा मांगेंगे? एक्स से। इसका कारण क्या है? जिस दिन एक्स ने अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर की थी उसके 12 महीने के अंदर अंदर वाइंडिंग अप कमेंस हो गया। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी मेंबरशिप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करे और उस ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप के अगर 12 महीने के अंदर अंदर अगर वाइंडिंग अप कमेंस हो गया, तो जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है सबसे पहले उससे पैसा मांगेंगे। लेकिन अगर उसने पैसा नहीं दिया तो पैसा किससे मांगेंगे? मिस्टर एक्स से। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गई सबको? यस मैम। दूसरी बात ये कि अगर कंपनी ने कोई उधार, कोई डेप्ट इस ड्यूरेशन में लिया था, 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 के बीच में लिया था कोई उधार कंपनी ने, या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वाई को जिम्मेदार मान लें क्या? नो मैम। नहीं, है ना। तो वाई कब रिस्पॉन्सिबल होगा? वाई किसी भी ऐसे डेप्ट के लिए या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? उसको मेंबरशिप ट्रांसफर होने के बाद। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? एक बार अब ये पढ़ के देखिए। ये पढ़ के देखिए जो हमने लिखा है। अब है ना, ये लॉ की लैंग्वेज है तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको अभी बात समझाई। तो मैम एग्जाम में सेम टू सेम लिख के आना पड़ेगा क्या? आप मान के चलिए एग्जाम में इतनी ये कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? अगर आ जाए तो आप ये लिखेंगे कि अगर कंपनी गारंटी से लिमिटेड है तो गारंटी का अमाउंट कंपनी की असेट्स में जाकर ऐड होगा, और कोई भी व्यक्ति की मेंबरशिप ट्रांसफ़र करने से अगर 12 महीने के अंदर अंदर वाइंडिंग अप कमेंस हो गया तो वो व्यक्ति भी वाइंडिंग अप के टाइम पे रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। मतलब मिस्टर एक्स को वाइंडिंग अप के टाइम पे कब जिम्मेदार मानेंगे?
एक्स को तभी जिम्मेदार माना जा सकता है जब उसके मेंबरशिप ट्रांसफर करने से 12 महीने के अंदर अंदर वाइंडिंग अप कमेंस हो गया। ठीक है, और इस दौरान अगर कोई डेप्ट लिया गया है 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर के बीच में, तो एक्स की जिम्मेदारी है या नहीं है उसके लिए? एक अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर के बीच में अगर कोई कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है या डेप्ट लिया है तो उसके लिए भी एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, एक और बात कि गारंटी का पैसा, मतलब मैं कितनी गारंटी दूंगी, आप कितने गारंटी दोगे, वॉट एवर इट इज, ये गारंटी का पैसा कहाँ पे लिखा जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, है ना। गारंटी का पैसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि ये पर्सन वाइंडिंग अप के टाइम पे इतना कंट्रीब्यूशन देगा। तो गारंटी का पैसा कहाँ लिखा जाएगा? एमओए में। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। और मैम ये सेकंड वाले पॉइंट का क्या मतलब है? बताती हूँ। सेकंड वाले पॉइंट का मतलब है कि जो भी आप गारंटी देकर पैसा दे रहे हैं उस गारंटी के पैसे से कंपनी वाइंडिंग अप की कॉस्ट, वाइंडिंग अप के खर्चे भी मीट आउट कर सकती है। वो तो मतलब इसीलिए मैंने बोला ना, जो भी आप पैसा असेट्स में आप जाके जुड़ेगा उससे लायबिलिटीज पे ऑफ होगी, वाइंडिंग अप के खर्चे भी मीट आउट हो सकते हैं उस पैसे से। ओके ओके मैम, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो अब ना हम सेक्शन 8, चलिए पहले सेक्शन 8 कंपनी ही पढ़ते हैं। देखिए, भलाई की कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी इज भलाई की कंपनी। अब ना व्हाट इज दी टेक्निकली सेक्शन 8 का, आपने एनपीओ का नाम सुना है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का? यस मैम। यस मैम। सुना है ना, एनपीओ का आपने नाम सुना है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में एनपीओ का कॉन्स्टिट्यूशन 3 फॉर्म में हो सकता है। आप ट्रस्ट बना लीजिए, अगर ट्रस्ट बनाएंगे तो किस में रजिस्ट्रेशन होगा? ट्रस्ट एक्ट में। या फिर आप एनपीओ को कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह एस्टैब्लिश कर दीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। या आप एनपीओ को कंपनी फॉर्म में बना लीजिए तो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ना हो, जिसका उद्देश्य बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना ना हो, हम उसे क्या कह देते हैं? एनपीओ कह देते हैं। लेकिन एनपीओ या तो ट्रस्ट के फॉर्म में बनेगी, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में बनेगी, या कंपनी के फॉर्म में बनेगी। 3 तरीके हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोई भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई तो वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में रजिस्टर होती है। ये सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बार बार सेक्शन 8 का रेफरेंस आता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको? नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करिए, आप अपनी नोटबुक में एक पेज बनाइए, एक पेज ड्रॉ करिए, सेपरेट पेज। आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर द कंपनी लॉ। तो आप एक सेपरेट नोटबुक बनाइए और उस सेपरेट नोटबुक में आप ऐसा कॉलम बनाइए, दो कॉलम बना लीजिए। ठीक है, और एक तरफ लिख दीजिए पर्टिकुलर और एक तरफ लिख दीजिए फॉर्म नंबर और सेक्शन। तो यहाँ पे लिखिए नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी सेक्शन 8। ठीक है, ये क्यों यहाँ पे नोट करवा रही हूँ मैं आपको?
क्योंकि आपके पेपर में ये जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, ठीक है, एमसीक्यू आते हैं, फिलअप्स आ जाते हैं, मैच दी फॉलोइंग आ जाती है, वहाँ पे कई बार आपको सेक्शन नंबर पूछ लिया जाता है। अपना पूरे कंपनीज एक्ट के सेक्शन याद रखना तो बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल। 8 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं आपको एक पेपर पे नोट करवा दूंगी। आप जब रिपीटेडली इसको पढ़ेंगे तो आपको वो सेक्शंस याद हो जाएंगे। जैसे अगर कभी भी नाम आता है सेक्शन 8 कंपनी, तो सेक्शन 8 कंपनी का मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ये सेक्शन यहाँ पे लिख लीजिए और 1-2 सेक्शन और लिख लीजिए, यहीं पे याद रहेंगे। फिर प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है 2 सबसेक्शन 68 में, और पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया 2 सबसेक्शन 71 में। नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सेक्शन जो हमने पढ़े हैं अभी तक, उनमें से ये आप याद रखिएगा। क्लियर? बना लिया, टेबल ड्रॉ कर लिया सबने? नाउ अब जब कोई भी कंपनी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती है, यानी वो कंपनी जो भी पैसा इकट्ठा करेगी उस पैसे को प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ नहीं करेगी, ठीक है। एक बात बताइए, जब ना कोई व्यक्ति ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है तो हमें उसके कैरेक्टर पे डाउट होता है ना। वी नीड टू सी, या हम जांच करना चाहते हैं कि भाई सच में वो व्यक्ति इतना अच्छा है या वो दिखावा कर रहा है। ऐसा होता है या नहीं होता है जनरल लाइफ में? इट हैपन्स और नॉट? आप इंटरेक्ट करेंगे तो इट वुड बी बेटर, आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। अदरवाइज वो अगर मतलब कहानी की तरह आपको लॉ सुनाई गई तो फिर आपके लिए याद रखनी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो बेटर जब मैं आपको सवाल पूछूं तो प्लीज़ जवाब दीजिए। ये मैं मेरे भले के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपके भले के लिए कर रही हूँ। जितना आप बोलेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उतनी आपकी इंटरैक्टिव स्किल्स डेवलप होगी, उतनी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेगी। चलिए, तो मेरा सजेशन था आपको, बाकी आपकी विश है। तो सेक्शन 8 कंपनी जो है वो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और सेक्शन 8 कंपनी जो लाइसेंस, पहली बात कि जब सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लाइसेंस नहीं लेंगे, सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाइसेंस कब देगी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी कि आपका सेक्शन 8 कंपनी बनाने का उद्देश्य क्या है। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके के ऑब्जेक्ट्स के लिए आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं। देखिए, एनी सच अदर ऑब्जेक्ट्स में दायरा बहुत बड़ा कर दिया गया। आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाइए, आप रिलीजन के लिए बनाइए, आप सोशल वेलफेयर के लिए बनाइए, कॉमर्स, आर्ट, साइंस के लिए बनाइए, आप नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देते समय सबसे पहली चीज़ आपका क्या देखेगी? आपका ऑब्जेक्ट देखेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देते समय ये देखेगी कि आप अपने प्रॉफिट्स को केवल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ही काम में लें। मतलब जो भी आप इस नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से कमा रहे हैं वो वापस इसी के ऑब्जेक्ट्स में काम आनी चाहिए, ठीक है। यानी प्रॉफिट को डिविडेंड की तरह नहीं बांटना है, प्रोहिबिशन है, डिविडेंड नहीं बांट सकती। ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी होंगी तभी सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगी। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाए वो वापस इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में काम आए, और
प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड पेमेंट के ऊपर प्रोहिबिशन है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए ये कंडीशन है। तो अगर तीनों कंडीशन पूरी हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे देगी। जो भी सेक्शन 8 कंपनी है उसको पब्लिक कंपनी के प्रिविलेजेस मिलेंगे, यानी जितने पब्लिक कंपनी को रिलैक्सेशंस दिए गए हैं या जो भी अधिकार पब्लिक कंपनी के हैं वो सारे सेक्शन 8 कंपनी को भी मिलेंगे। लेकिन फूल के साथ कांटे भी, तो प्रिविलेजेस के साथ ऑब्लिगेशंस भी पूरी करनी पड़ेगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई खास कंडीशन लगा दी तो वो भी पूरी करनी पड़ेगी। नाउ कंपनी इज रजिस्टर्ड विदाउट पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन इट्स MOA एंड AOA। जो भी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होती है, मतलब अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की तरह रजिस्टर होती है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर कराने पे कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। मतलब जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो क्या करना होता है कि कंपनी के MOA है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा डॉक्यूमेंट AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर कराना पड़ता है और उसके साथ कुछ स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के लिए छूट है। सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम के आगे ना तो कोई प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगी और ना ही लिमिटेड वर्ड, ना तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगी ना ही लिमिटेड वर्ड यूज करेगी। एक और बात, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए दिया था, तो अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद अपने MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या लिखा होता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज करती है, अपने MOA को चेंज करती है या AOA को चेंज करती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पार्टनरशिप फर्म कभी भी किसी कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती, लेकिन पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर हो सकती है। फर्म कभी भी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती क्योंकि फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन स्पेसिफिक अधिकार दिया गया, फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस की शर्तें पूरी नहीं की गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे लाइसेंस को रिवोक कर लेगी। रिवोक कर लेगी मतलब वापस ले लेगी, छीन लेगी, ठीक है। और वापस लेने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है फॉर वाइंडिंग अप और अमलगमेशन विद सेक्शन 8 कंपनी। बोलेंगे कि अब इस सेक्शन 8 कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी या तो बंद कर दो या किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में अमलगमेट कर दो, ठीक है। और एक खास बात, एक सेक्शन 8 कंपनी केवल दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में ही अमलगमेट हो सकती है, ठीक है। अगर किसी कंपनी के ऑफिसर ने सेक्शन 8 कंपनी में जो भी कंप्लायंसेस हैं उनको करने में डिफॉल्ट किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 447, और दिस इज फॉर फ्रॉड। लिख लीजिए, पेनल्टी फॉर फ्रॉड। सेक्शन 447 किसके लिए है, पेनल्टी फॉर फ्रॉड। क्या होती है, कितनी पेनल्टी होती है, हम पढ़ेंगे अगले एक चैप्टर में। और अगर सेक्शन 8 कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो फिर पनिशेबल विद फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट है। ये फाइन इम्प्रिजनमेंट याद नहीं रहते हैं तो ये इनको काट दीजिए, फाइन इम्प्रिजनमेंट छोड़ दीजिए, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है? नो मैम। ओके, चलिए। सेक्शन 8 कंपनी के ये इनकॉर्पोरेशन वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पे इसके आगे लिख दीजिए चैप्टर 3, यानी ये हम टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर। मैम जो आपने में तो ये पॉइंट सही। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो नोट्स हमें भेजे गए ना ग्रुप में, हाँ, उनमें ये
कहीं नहीं, जैसे ये जे पॉइंट है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ये वाला पॉइंट तो नोट्स में है ही नहीं। है ही नहीं? नहीं है मैम। मैं एक बार मेल चेक करूंगी आपको, वैसे ठीक है, वो तो मैंने वैसे भी इसको कटवाया है और मैं एक बार मेल चेक करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चेक करती हूँ कि आप जो शीट आपको भेजी गई है उसमें ये नहीं, ये भी नहीं है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी जो इसके नीचे लिखा है, ये भी नहीं है मैम। इसके बाद डायरेक्टली डोरमेंट कंपनी है और फिर स्मॉल कंपनी है। अच्छा ठीक है, जो पीडीएफ आपको मिली उसकी बात कर रहे हैं ना? यस मैम, उसी की बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं एक बार मैं खुद चेक करती हूँ कौन सी पीडीएफ आपको भेजी है। ठीक है, ओके मैम। पीडीएफ किसने भेजी थी आपको? सर ने भेजी थी या ज्योति मैम ने भेजी थी? सर ने भेजी थी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी हम 3rd चैप्टर के साथ पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आज एक अगली टाइप ऑफ कंपनी की बात करेंगे, दैट इज डोरमेंट कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 में ये डोरमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 में। जस्ट अ मिनट, मैं इसको चलिए, तो डोरमेंट कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये एक नया कंसेप्ट है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ और ये एक ऐसी, देखिए कई बार क्या होता है जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, ठीक है, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन का उद्देश्य तो था बिजनेस करना, लेकिन उस कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं किया। कोई बिजनेस नहीं किया मतलब वो इनएक्टिव है कंपनी, लोगों से पैसा ले लिया, पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, बट कंपनी इज नॉट डूइंग एन बिजनेस। ठीक, अब एक बात बताइए कि एक कंपनी इस तरीके की इनएक्टिव कंपनी है, क्या मुझे उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? और मैं नया मैंने शेयर इन्वेस्टमेंट का काम चालू किया है, मेरा शौक है कि मैं कंपनीज के शेयर खरीदूंगी, तो क्या मुझे एक डोरमेंट कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? नो मैम, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन घर बैठे मुझे कैसे पता लगे कि ये कंपनी इनएक्टिव कंपनी है? एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और उसके शेयर्स मार्केट में हैं और मैंने तो वो शेयर खरीद लिए, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कंपनी डोरमेंट कंपनी है या नहीं है? मतलब ये कंपनी इनएक्टिव है या एक्टिव है, मेरे एंड पे मुझे नहीं पता लग सकता ना, क्योंकि मैं कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में तो कुछ नहीं जानती, राइट? तो उसके लिए कंपनीज एक्ट में एक डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और बोला गया कि अगर कोई कंपनी, एनी कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब कोई कंपनी बाकायदा कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है, ठीक है, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट को करने के लिए, 2 साल 5 साल बाद के किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, और टू होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या किसी संपत्ति को होल्ड करने के लिए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। तो कंपनी का उद्देश्य किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट को करना है, या किसी असेट को खरीदने के लिए, या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, यही पर्पस है। और उस कंपनी का कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कोई गवर्नमेंट की फीस वगैरह पे की, उसकी बात नहीं कर रहे, अदरवाइज ना तो कोई इनकम बुक होती है, ना ही कोई एक्सपेंसेस बुक होता है। तो सच अ कंपनी, ऐसी कंपनी या इनएक्टिव कंपनी खुद जाके मे मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी, खुद जाके रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन दे सकती है कि हमको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। खुद जाके कंपनी बोलेगी हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। या फिर
या फिर अगर कोई कंपनी जो कि कोई बिजनेस ऑपरेशंस कैरी नहीं कर रही है, ठीक है, और जिसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 2 सालों में फाइल नहीं किए हैं, तो आरओसी भी स्यू मोटो का मतलब होता है अपने आप स्वयं, तो आरओसी भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकता है। मतलब क्या कि या तो कंपनी खुद जाके डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले ले, लेकिन अगर आरओसी को लगता है कि पिछले 2 सालों से कंपनी ने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल नहीं किए हैं, या लगता है आरओसी को कि पिछले 2 सालों से कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो आरओसी खुद भी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज खुद भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकता है। और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलने का मतलब ही क्या है, वो कंपनी इनएक्टिव कंपनी है, और इनएक्टिव कंपनी अगर कोई है तो इन्वेस्टर्स सोच समझ के उस कंपनी में पैसा लगाएंगे, बैंक सोच समझ के उस कंपनी को पैसा उधार देंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? आरओसी का मतलब क्या है? आरओसी का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अच्छा, ठीक है, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या होता है? जो कंपनी को सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होती है। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज कंपनी को रेगुलेट करती है, हम उसे कहते हैं रजिस्ट्रार। रजिस्टर नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिस इज कॉल्ड आरओसी। स्टेट वाइज होता है, स्टेट वाइज मतलब भारत के हर स्टेट पर एक आरओसी होगा, हर स्टेट पर। ईच एंड एवरी स्टेट हैज 1 आरओसी, राजस्थान का एक, गुजरात का एक, लेकिन 2 स्टेट ऐसे हैं। कौन से 2? महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। महाराष्ट्र में 2 आरओसी होते हैं, एक है चेन्नई और दूसरे हैं कोयम्बटूर। सॉरी 1 मिनट, स्टेट गलत लिख दिया ऊपर। चेन्नई। तमिलनाडु में 2 आरओसी, चेन्नई एंड कोयम्बटूर, और महाराष्ट्र में भी 2 आरओसी, एक मुंबई और दूसरे पुणे। ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे एक स्टेट पे आपको 2 आरओसी मिलेंगे, अदरवाइज 1 स्टेट 1 आरओसी। सबसे लोकल लेवल पे जो कंपनीज को अथॉरिटी रेगुलेट करती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यानी कंपनी को रजिस्टर भी कहाँ कराते हैं, इनकॉर्पोरेट भी कहाँ कराते हैं जाके? आरओसी। हाँ, स्टेट आरओसी के पास। ठीक है, और बोलिए, और कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, चलिए अब अगली चीज़ हम पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी। ठीक है, स्मॉल कंपनी हम पढ़ेंगे। देखिए, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो या तो कैसे होगी, या तो पब्लिक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होगी या फिर प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होगी। 2 ही तरीके हैं, या तो कंपनी पब्लिक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होगी या फिर कंपनी प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होगी। ठीक है, एक ओपीसी भी तो है। ओपीसी बाद में पढ़ेंगे। ये देखो नीचे स्क्रीन पे ओपीसी दिखेगा, ओपीसी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन्होंने प्राइवेट कंपनी को 2 कैटेगरी में बांट दिया। मतलब जब भी आप, जैसे जब भी मैं एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जाऊंगी तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे, गवर्नमेंट का पोर्टल मतलब mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स .gov.in, ऑनलाइन ही कंपनी रजिस्टर होती है। तो जब भी मैं कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करूंगी, कंपनी रजिस्टर कराऊंगी, तो मुझसे क्या पूछेगी कंपनी, मतलब वहाँ पोर्टल पे मुझसे क्या पूछा जाएगा, आप प्राइवेट कंपनी को
स्मॉल कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं या अदर देन स्मॉल? आप प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं या अदर देन स्मॉल कंपनी की तरह? अब ये क्या चीज़ आ गई, स्मॉल कंपनी की तरह, अदर देन स्मॉल कंपनी की तरह? देखिए, गवर्नमेंट क्या चाहती है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना या उन्हें डीमोटिवेट करना? क्या चाहती है गवर्नमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना या उन्हें डीमोटिवेट करना? बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। तो क्या होता था कि जब भी प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई जाती थी, देखिए पब्लिक कंपनी को बहुत कंप्लायंसेस करनी होती है, पब्लिक कंपनी से कम कंप्लायंस करनी होती है प्राइवेट कंपनी को, और प्राइवेट कंपनी में भी अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी जैसी है तो उसे बहुत कम कंप्लायंस करनी पड़ती है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट कराया जाए तो इसके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट की फीस गवर्नमेंट कम कर दे, कंप्लायंसेस को कम कर दे, तो सब लोग चाहेंगे ना कि हम कंपनी के फॉर्म में बिजनेस कर लें। तो प्राइवेट कंपनी को दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया, या तो आप प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी की तरह बनाइए या अदर देन स्मॉल कंपनी की तरह। तो इसमें कुछ खास है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये भी चाहे आप प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट कर लें या अदर देन स्मॉल कंपनी की तरह, मतलब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होगी दोनों में ही, चाहे स्मॉल कंपनी हो या अदर देन स्मॉल कंपनी हो। मिनिमम मेंबर 2 होंगे, मैक्सिमम मेंबर 200 होंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टस दोनों ही इशू नहीं कर सकती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्ड दोनों को यूज़ करना है, चाहे स्मॉल कंपनी अदर देन स्मॉल कंपनी। फिर डिफरेंस क्या है, ये क्या झंझट है स्मॉल कंपनी एंड अदर देन स्मॉल कंपनी का? बोला कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होगी तो उसकी मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी, मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी? 50 लाख। मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल इज मैक्सिमम 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीड 10 करोड़। यानी इसका मतलब क्या, किसी भी स्मॉल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख हो सकती है, या जो भी हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जाए। कल मैंने आपको बोला था कोई भी बात कहाँ प्रिस्क्राइब की जा सकती है, रूल्स में, बट नॉट एक्सीड 10 करोड़। यानी अगर मैं कंपनीज एक्ट और रूल्स की बात करूं तो रूल्स हमेशा एक्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं। यानी रूल में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जा सकती जो कि कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करती हो, ओवरराइड करती हो। यानी चलेगी किसकी, कंपनीज एक्ट की या रूल्स की? बात किसकी चलेगी? हु विल डोमिनेट, रूल्स और एक्ट? एक्ट विल डोमिनेट। यानी रूल्स में जो भी बात लिखी जाएगी वो कंपनीज एक्ट के दायरे के अंदर होगी। इसका मतलब क्या, अगर मैंने ये कहा कि किसी स्मॉल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख होगी या जो भी हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जाए रूल्स में, लेकिन रूल्स में भी 10 करोड़ से ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं हो सकता। मतलब एक्ट में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर 50 लाख की लिमिट को बढ़ाया जाए तो कितना बढ़ा सकते हैं? 10 करोड़, ठीक है। यानी रूल में जो भी प्रिस्क्राइब होगा किसके बीच में होगा? 50 लाख और 10 करोड़ के बीच में। अगर रूल्स में चेंज आया तो 50 लाख और 10 करोड़ के बीच में पेड अप शेयर कैपिटल लिखी जाएगी। लेकिन एट प्रेजेंट प्रैक्टिकली कितनी पेड अप शेयर कैपिटल है स्मॉल कंपनी के लिए? 50 लाख। एट प्रेजेंट 50 लाख है। ये 50 लाख की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ की जा सकती है। ये बात समझ में आ गई क्या, मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल वाली बात? यस मैम। एंड किसी भी स्मॉल कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का? किसी भी स्मॉल कंपनी के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़। इस 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कितना मैक्सिमम?
100 करोड़ बढ़ाया जा सकता है, रूल्स में चेंज करके 100 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़। बट एट प्रेजेंट रूल क्या बता रहे हैं, 2 करोड़। यानी आज अगर एक प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हो तो सारी कंडीशन 268 की बस 2 ही बातों में फ़र्क होगा। क्या बातों में फ़र्क होगा, उस स्मॉल कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनी है, उस स्मॉल कंपनी में मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख एंड को ध्यान रखिएगा, एंड दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, एंड टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए हो सकता है। और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ये स्मॉल कंपनी वाली बातें किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी पे या नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पे या किसी ऐसी कंपनी पे जो स्पेशल एक्ट में रजिस्टर हुई हो, मतलब कंपनीज एक्ट के अलावा रजिस्टर हुई हो। इन तीनों तरीके की कंपनीज पे ये सेक्शन नहीं लगता, इनको हम स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। इनके अलावा कोई भी ऐसी अब ऐसे याद रखेंगे, कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसकी मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख एंड जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ हो, वही क्या कहलाएगी, स्मॉल कंपनी कहलाएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए स्मॉल कंपनी में। नो मैम।